जी हिंद दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। हमने हिस्ट्री सीरीज में खान सर के नोट्स से प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। 7 लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें पूरी नोट्स कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। तो आधुनिक इतिहास का एक जो इंट्रोडक्शन है देख लीजिए। सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में आप अध्ययन करते हैं, फिर विदेशी कंपनियों को, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, PDEDF, पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, इस तरीके से आते हैं। और फिर इनकी जो व्यापारिक कोठियाँ स्थापित होती हैं, कारखाने स्थापित होते हैं, धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य आते हैं। वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली 1498 में केरल के तट पर उतरता है और जमोरिन की सहायता करता है, और यहाँ से यह काली मिर्च ले जाता है, और पूरा खर्च काटने के बावजूद इसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है, जिससे यह एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है और ये व्यापार की दृष्टि से भारत आने लगते हैं। धीरे धीरे विभिन्न यूरोप के देशों ने अपने यात्रियों को यहाँ भेजा और ईस्ट इंडिया कंपनी और विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का गठन किया और पूर्व में व्यापार करने के लिए भेजते हैं। समयांतर के बाद यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति देख करके यूरोपियों ने यहाँ के राजाओं को एक दूसरे से फूट डाल करके लड़ाना शुरू कर दिया और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सभी यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाती है और 1757 प्लासी युद्ध एवं 1764 बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से अंग्रेजों का आधिपत्य इंडिया में स्थापित हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये होता है कि बक्सर के युद्ध के बाद धीरे धीरे फिर 1857 की क्रांति होती है और 1800 धीरे धीरे सभी अवध बंगाल जो भी स्टेट है वहाँ पर कैप्चर कर लेते, अधिकार कर लेते हैं, और अंततः मैसूर में और जो मराठे होते हैं, मराठों पर ये पूरा आधिपत्य जमा लेते हैं और संधि करते हैं, फिर युद्ध करते हैं, संधि तोड़ते हैं, फिर युद्ध करते हैं। धीरे धीरे ऐसा करके अंग्रेजों का शोषण बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण फिर 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ आदिवासी विद्रोह होते हैं, कृषक विद्रोह होते हैं, विभिन्न वर्ग विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं और नई क्रांतियों का जन्म होता है। 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी युग शुरू हो जाता है। गांधी युग के बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात जो अहमदाबाद आंदोलन है, और सत्याग्रह के साथ साथ असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में रखा गया, खिलाफत आंदोलन, और फिर नौसेना की जो घटनाएं होती हैं, सुभाष चंद्र बोस जी प्रयास करते हैं, भगत सिंह जी, लोग सभी क्रांतिकारी प्रयास करते हैं और 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। और 1947 के बाद जो भी चुनौतियां रहती हैं, चाहे वो चीन पाकिस्तान का युद्ध हो, ताशकंद समझौता हो, विश्व शांति के लिए जो प्रयास भारत के स्टैंड हो, सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। भारत में यूरोपियनों के आने में के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज, ये आप याद रखिएगा, PDEDF, ठीक है। पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, ठीक है, डेनमार्क, और फिर फ्रेंच, फिर इसके बाद स्वीडिश भी आते हैं, PDEDF। तो ये अंत में स्वीडिश आते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो भारत में यूरोपीय वासियों क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज आते हैं, इसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी आते हैं।
अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले हो चुकी थी। ये कंपनी स्थापित करने का क्रम है। यूरोपीय कंपनियों की जो स्थापना होती है, यूरोपीय कंपनियां स्थापित हो जाती हैं और इनके स्थापना के वर्ष क्या रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इस्तादो दा इंडिया कहा जाता था, पुर्तगाली नामक देश ने यह इसको स्थापित किया। 1498 में स्थापना हुई। एफ.डी. अल्मेडा गवर्नर, यानी कोठी फैक्ट्री का गवर्नर बनाया गया एफ.डी. अल्मेडा को। कालीकाट 1498 में इस प्रथम बार स्तर में पहुंचता है। दूसरी जो कंपनी स्थापित हुई थी, दूसरा यूरोपीय देश भारत आया था, वो था तो डच, PDEDF, लेकिन कंपनी के क्रम में देखें तो PEDDF होगा, PEDDF, है ना, अर्थात पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, डेनिश, फ्रेंच एंड स्वीडिश। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कहते थे, 1600 में स्थापना होती है। सर थॉमस रो इसका गवर्नर बनता है। सबसे पहली कोठी इसने कहाँ खोला था? सूरत, 1613 में सूरत में प्रथम कोठी खोला था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई? 1602 में। पुर्तगाली 1498 में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे द कंपनी द इंडस ओरिएंटल कहते थे, 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1731 में होती है। और गवर्नर देखें तो एफ.डी. अल्मेडा पहला गवर्नर था पुर्तगाल का। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और कार्नेलियल डे हस्टरमान डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और विर्निचाओ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जॉन बैप्टिस्ट कोलवर्ट या मार्टिन जॉन बैप्टिस्ट कोलवर्ट मार्टिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, और विलियम यूसेलिंग्स स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। अब पहली कोठी डच मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित करते हैं, और पहली कोठी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रैंकोवर में 1620 में, और सूरत में पहली कोठी स्थापित की जाती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1668 में, और स्वीडिश की गोहनबर्ग में। ये एक लिस्ट थी, इस लिस्ट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से क्या करते हैं, केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरे, और वहां का शासक जमोरिन हुआ करता था, उसका भव्य स्वागत किया गया और उसकी जहाज को मसालों से भर दिया गया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डिगामा कुछ और अन्य मसाले खरीदे थे, जिससे वह यूरोप में बेच करके 60 गुना मुनाफा कमाता है। वास्को डिगामा पुर्तगाल के शासक डॉन एनरिक का प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। किसका? डॉन एनरिक का। 1502 में वास्को डिगामा पुणे भारत आया। जब 60 गुना मुनाफा पाया तो फिर वास्को डिगामा 1502 में 1498 के बाद पुणे भारत आता है, और 1503 में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीत लिया। 1503 में कोची का किला जीत लेता है। पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। फ्रांसिस डी अल्मेडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। अल्मेडा नौसेना को मजबूत करने के लिए शांत जल की जो नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, शांत जल की नीति जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो ये नौसेना को मजबूत कर लिया और वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका, और इसके स्थान पर फिर 1509 में अल्बुकर्क को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया 1509 में। तो फिर पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क आ जाता है। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जा सकता है।
इसने बीजापुर के शासक से गोवा 1510 में जीत लिया। तो गोवा 1510 में किसने जीता था, किस गवर्नर जनरल ने, तो अल्बुकर्क ने जीता था। 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1512 ईस्वी में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। फारस की खाड़ी के पास हारमुज बंदरगाह है, तो हारमुज बंदरगाह को जीत लेता है। 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेता है। 1510 में गोवा को जीत लेता है। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर बनाया जाता है और यह बीजापुर के शासक से जीता था। गोवा किससे जीता, बीजापुर के शासक से 1510 में गोवा को जीत लेता है। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेता है। 1515 में फारस की खाड़ी के पास स्थित हारमुज बंदरगाह को जीत लेता है। इसका विजय नगर शासक कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित करता है। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को स्वैली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में हरा दिया। अब 1612 में एक होता है स्वैली का युद्ध। स्वैली का युद्ध कब होता है, 1612 में। 1510 में क्या होता है, गोवा जीता जाता है। 1511 में मलक्का जीता जाता है। 1515 में फारस की खाड़ी हारमुज बंदरगाह को जीता जाता है। 1612 में स्वैली के युद्ध में थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को अंग्रेज हरा देते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में 1961 में भारत को छोड़ के जाते हैं। फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये फर्स्ट इन हुए, फिर फाइलो है ना, लास्ट आउट, फाइलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू, क्या मिला, तंबाकू और आलू की इन्होंने यहाँ फसलें उगाना शुरू कर दिया, तंबाकू और आलू की। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो एक ये मिली प्रिंटिंग प्रेस की उपलब्धि नहीं। गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता, क्या, गोथिक कला। अब इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी डच। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था। डच ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। कहाँ, मसूलीपट्टनम में, 1605 में। और पुलिकट में दूसरी व्यापारिक कोठी, सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी। तो पहली कहाँ, मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकट, फिर सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित किया और पटना में 1632 में स्थापित किया, ठीक है। 1759 का बेदरा का युद्ध, 1759 में क्या होता है, बेदरा का युद्ध होता है। 1759 में होता है क्या, बेदरा का युद्ध। 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में डचों को पूरी तरह से अंग्रेजों ने हरा दिया और सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। इनको भारत से ज्यादा व्यापार करने की रुचि इंडोनेशिया में थी और ये इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर अपनी व्यापारिक केंद्र खोल करके व्यापार करने लगते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। तो भारतीय वस्त्रों को निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ एक शाही फरमान के तहत 15 वर्षों के लिए किया था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। कितनी थी साझेदारों की संख्या, 217 थी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था, उस समय मुगल शासक अकबर थे। उस समय मुगल शासक कौन थे, अकबर थे।
ब्रिटिश कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। इन्होंने 1608 में सूरत में क्या करते हैं, व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले दूसरे जगह यह है अपनी कोठी स्थापित कर लेते हैं। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था, 1613 में स्थापित। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया। मद्रास में इन्होंने क्या बनवाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाते हैं मद्रास में। 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है और इनको दहेज के रूप में बंबई बंदरगाह, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंदरगाह को। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण हुआ। 1698 में कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनोक ने किया था। 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1717 में फर्रुखसियर दे दिया। इसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था। 1760 में होता है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। 1764 में बक्सर के युद्ध में, जो कि 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच एक इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर द्वैत शासन लगा दिया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अब देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1616 में 1616 में होती है। यह अपनी व्यापारिक कोठी केरल के ट्रावणकोर में स्थापित किए। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किए। डेनिश की व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था। अंततः 1745 में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। अब डेनिश जो थे, इनका विस्तार अधिक नहीं हो पाया, तो जिसके कारण इन्होंने 1745 में अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों को बेच दिया। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो दूसरी मोस्ट कंपनी थी। यह सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 में होती है। कब होती है? 1664 में। और यहाँ का राजा लुई 14वां था। लुई 14 यहाँ का राजा था। इसके समय में हुआ था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट था। कोलवर्ट नामक व्यक्ति ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया। फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1669 में सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 में ही मसूलीपट्टनम में, तो पहली सूरत में खोलते हैं, पहली कोठी सूरत में, दूसरी कोठी खोलते हैं कहाँ? मसूलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से क्या लिया? आज्ञा लिया 1673 में और पांडिचेरी शहर की स्थापना की। 1673 में बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर के 1673 पांडिचेरी शहर की स्थापना कर दी। 1510 में गोवा को अल्बुकर्क ने जीत लिया था और 1673 में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से पांडिचेरी को शहर की स्थापना कर ली। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया। फ्रांसिस या फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन को कहा जाता है। अब फ्रांसीसियों में देखें तो फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया। किसको? फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले को। और इसने सहायक संधि चलाई। सहायक संधि का जनक इसे कहा जाता है। सबसे पहले तो ये चलाया था। इसी के समय में कर्नाटक का युद्ध होता है। 3 कर्नाटिक युद्ध होते हैं। फ्रांसीसियों का भारत में अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था,
किंतु वे आजादी के बाद तक भारत में रहे। 1956 में भारत छोड़कर चले गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 से अपना अधिकार विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। तो अब कुछ महत्वपूर्ण शहर देखते हैं और उनके संस्थापक देते हैं, ये इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड आंगियार ने किया था, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। कलकत्ता का भी ब्रिटेन के द्वारा जॉर्ज चार्नोक ने किया था। दिल्ली का लुटियंस ने किया था। चंडीगढ़ का ली कार्बूजिए ने, जो कि फ्रांस का था। पांडिचेरी का फ्रैंको मार्टिन, फ्रांस का। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुतुब शाह, भारत का। और मद्रास की स्थापना मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था, जो कि ब्रिटेन का था। अब कुछ महाद्वीप और उनके खोजकर्ता देखते हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा, पुर्तगाल निवासी। ब्राजील की खोज पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पुर्तगाल का था। न्यूजीलैंड खोज अबेल तस्मान, हॉलैंड का था। तस्मानिया का एवल जंजून तस्मान, हॉलैंड का था। अमेरिका का क्रिस्टोफर कोलंबस, स्पेन का था। और ऑस्ट्रेलिया खोज कैप्टन जेम्स कुक, जो कि ब्रिटेन का निवासी था। इसके बाद महत्वपूर्ण देखते हैं नवीन राज्यों का उदय। किन किन राज्यों का उदय होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अवध राज्य। अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां था, अथवा बुरहान उल मुल्क उर्फ शहादत खां। इन्होंने अवध की स्थापना 1722 में मुगलों से अलग होकर की थी। 1722 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद, 1707 में औरंगजेब का निधन होता है। इसके बाद सभी लगभग स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं, नवीन राज्यों का उदय हो जाता है। और फैजाबाद लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। शहादत खां के समय 1739 में, ये महत्वपूर्ण है, शहादत खां के समय 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह अवध पर आक्रमण करता है। कौन? नादिर शाह। किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था, अतः शहादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया, तो उनके डर से शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदर जंग, अब इसकी जब मृत्यु हो गई इतना डर गया। अब इसकी आत्महत्या करने के बाद, इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सफदर जंग बनता है और सुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। सफदर जंग और सुजाउद्दौला के बीच में, और सुजाउद्दौला विजयी हो जाता है। सुजाउद्दौला 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना ने भाग लिया और पराजित हो गए। 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले किसने? अवध ने ही सहायक संधि को, लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था सहायक संधि को। 1801 में सबसे पहले स्वीकार किया था अवध के द्वारा ही। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अवध की कहानी होती है खत्म। हैदराबाद एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। स्वतंत्र हैदराबाद 1724, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कब की गई? 1724 में। किसने किया? निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकिलिज खां। 1724 में हैदराबाद की स्थापना होती है, करते हैं निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकिलिज खां। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में किया। कब किया? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में किया। यहाँ के राजा को निजाम कहा जाता था। निजाम उल मुल्क ने 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बना लिया। निजाम उल मुल्क क्या करते हैं? 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाते हैं। एक हिंदू दीनानाथ को निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया। दीनानाथ दीवान था हैदराबाद का। 1728 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। 1728 में बाजीराव प्रथम ने क्या किया आक्रमण। अब उनके आक्रमण के बाद हुआ क्या? पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम पराजित हो गए। पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को कर दिया गया पराजित। अब जब निजाम पराजित हो गए,
इसके पश्चात पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि होती है। मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली और चौथ तथा सरदेश मुकीनामा कर देना भी स्वीकार कर लिया। जब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मानने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाए और पुलिस कार्यवाही के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिए। इसके बाद कर्नाटक आता है। कर्नाटक की स्थापना साधु तुल्ला ने की थी। साधु तुल्ला ने कर्नाटक की स्थापना किया, किंतु और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और हुए क्रमशः 3 युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 2 साल चला। 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 तक। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1756 से 1763 तक। 1756 से 1763 तक, अर्थात यह 7 वर्षीय युद्ध कहलाता है तीसरा। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में होता क्या है कि यह ऑस्ट्रिया के युद्ध के अधिकार को लेकर के इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध एक्सला सापल की संधि से समाप्त। पहले में क्या होता है, एक्सला सापल की संधि होती है। एक्सला सापल की संधि के बाद समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को महत्वाकांक्षी होना था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले महत्वाकांक्षी हो गया और भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पांडिचेरी की संधि के बाद। तो दूसरे में होता है पांडिचेरी। एक्सला सापल पहला समाप्त होता है, दूसरा पांडिचेरी। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 में होता है, इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध थे। अब जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, इससे प्रभावित होकर के तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है। अब इसमें इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस संधि के तहत समाप्त हो गया। तो पहले में एक्सला सापल की संधि होती है, पहले कर्नाटिक वार में। दूसरे कर्नाटिक वार में होता है पांडिचेरी की संधि होती है। किसकी? पांडिचेरी की संधि होती है। और तीसरे कर्नाटिक वार में पेरिस की संधि होती है। तो एप आप याद रखिए, इसका ट्रिक बन सकता है एप। एक्सला सापल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। अब तो पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। शेष क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। चंद्रनगर, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा बना रहा। इसके बाद पर्दे पर आते हैं मैसूर राज्य। मैसूर का राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य के एक अंग हुआ करता था, परंतु 1565 में तल्लीकोटा के युद्ध में, बन्नीहट्टी के युद्ध में वेंकट द्वितीय 1612 ईस्वी के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना की जाती है। 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हो जाती है। वेंकट द्वितीय के समय में वाडियार राजवंश स्थापित हो जाता है। कहां? मैसूर में। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। 1755 में मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली करते हैं और हैदर अली एक योग्य शासक थे। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का सबसे प्रमुख कारण बना। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार निर्मित किया। 1755 में डिंडीगुल में फ्रांसीसी की सहायता से अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच लड़े गए युद्ध
तो ये जो 4 युद्ध होते हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, उनमें से सबसे पहले 1767 से 69 के बीच होता है, जिसमें हैदर अली विजयी रहते हैं। द्वितीय 1780 से 84 तक होता है, 1780 से 84 तक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहे, पहली बार ऐसा हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहा था, सर जनरल स्मिथ। यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। तो पहले में क्या हुआ? मद्रास की संधि। कर्नाटक में हमने देखा था, पहले हुआ एक्सला-शार्पल की संधि, फिर पांडिचेरी की संधि, फिर पेरिस की संधि है। अब जो ये मैसूर का युद्ध, प्रथम मैसूर का युद्ध होता है, तो पहला समाप्त होता है मद्रास की संधि के द्वारा। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था, अपने शर्तों पर संधि किया था अंग्रेजों से। ये बात उनको बुरी लगी। यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। पहली ये जो संधि थी, ये संधि ही काफी थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए। अब जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में, इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पर क्या कर लेते हैं अंग्रेज? माहे अर्थात पांडिचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। माहे पांडिचेरी का एक हिस्सा है। इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाता है। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलोर की संधि होती है। पहले में मद्रास की संधि होती है, फिर मंगलोर की संधि होती है। बिना किसी निर्णय के यह युद्ध समाप्त हो जाता है मंगलोर की संधि के पश्चात। फिर 1790 और 92 में, 1790 से 92 के बीच चलता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, इसका डेट 100% याद रखना, क्योंकि इसको क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करने के लिए याद होना ही चाहिए। तो यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा। पहले दूसरे में इसके पिताजी थे और फिर कमान संभालता टीपू सुल्तान बाद में आके। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान यह युद्ध लड़ता है, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा, MMS, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जो कि डिसाइडर था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अनंतिम अधिकार हो गया। इस युद्ध में लॉर्ड वेलेजली स्वयं को सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। अब संधि का ट्रिक है। अब इसमें क्या संधि होगी? इसमें अब तो पूरी तरह से अधिकार हो गया। मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि, MMS याद रखिएगा, ठीक है। मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये संधियां पूछता है कि यह संधि किस युद्ध के तहत हुई थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना भी स्थापित किया था और फ्रांस के जैकोबियन क्लब को, फ्रांस का जो गरम दल था, जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनवाया और राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनवाए गए श्रृंगेरी पीठ, जो कि मैसूर में स्थित है, का पुनर्निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था। टीपू सुल्तान के तोपों का आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन गीदड़ के जीवन से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन। पंजाब राज्य फिर आता है अस्तित्व में। पंजाब राज्य में शुकर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह का अधिकार था। इसके समय 1798 में पंजाब राज्य में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान के शासक कौन थे? अहमद, ने हमला किया। इसी हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमान शाह को दे दिए थे। राजा रणजीत सिंह की सुदारता से जमान शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उपहार में दे दिया। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच अमृतसर की संधि होती है। तो अमृतसर की संधि 1809 में होती है। इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेजों तथा पंजाब राज्य के बीच की सीमा मान लिया गया। किस नदी को सीमा मान लिया गया था? सतलज नदी को।
सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाब राज्य के बीच की सीमा मान लिया जाता है। इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़वाई। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती। कब? 1839 में। 1739 एक घटना हुई थी, आपको याद होना चाहिए। एशिया का नेपोलियन क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। अगला शासक खड़क सिंह बना तथा इन्होंने अपना वजीर ध्यान सिंह को, खड़क सिंह बने और अपना वजीर, वजीर मतलब पीएम ध्यान सिंह को चुनते हैं। ध्यान सिंह एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। अगला शासक नैनीहाल था और अपना वजीर ध्यान सिंह को ही बनाया। ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या 1843 में कर दी। ये ध्यान सिंह बड़ा खतरनाक आदमी था। इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 में मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। तो अब समझना है, रणजीत सिंह के बाद थोड़ी इनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। रणजीत सिंह रहते हैं, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। 1839 के बाद बनते हैं अगले शासक खड़क सिंह, और खड़क सिंह ने पीएम बनाया ध्यान सिंह को। खड़क सिंह को निपटाया ध्यान सिंह ने। इसके बाद कौन बन गए? नैनीहाल सिंह ने ध्यान सिंह को बनाया अपना वजीर। ध्यान सिंह ने नैनीहाल को भी मार दिया। इसके बाद शेर सिंह बनते हैं। शेर सिंह की मृत्यु अपने आप हो जाती है। तब उनके अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह फिर गद्दी पे बैठते हैं, अगले शासक होते हैं। 1843 में राजमाता जिंदन के संरक्षण में, ये एक जिंदन थी जो पंजाब की राजकुमारी थी। 1843 में राजमाता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दो युद्ध लड़े। अब अंग्रेजों ने क्या किया? बोले कि ये छोटा बच्चा कैसे शासन कर सकता है, पंजाब मुझे चाहिए। अब इस प्रकार से प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध और द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध होते हैं। दो पंजाब युद्ध लड़े जाते हैं। अब ये जो कहानी पिक्चर में आती है तो इस तरीके से आती है कि 1844 में शेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1844 में शेर सिंह की अपने से मृत्यु हो जाती है और 1843 में ध्यान सिंह क्या करता है? नौनिहाल सिंह की हत्या कर देता है। 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर देता है। तो 1845 से 46 के बीच जब दिलीप सिंह बन जाते हैं राजा, तो 1845 से 46 के बीच में प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध होता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जिसे कहते हैं या पंजाब युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मुख्यतः महारानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था। अब जिंदन संरक्षिका तो बनी थी, किसका? दिलीप सिंह का, लेकिन चाहती थी कि क्यों ये बना हुआ है, हम ही बन जाते हैं शासिका यहाँ का। तो यह युद्ध भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था जब पंजाब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया 1845-46 में। जनरल लॉर्ड हार्डिंग इस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गफ थे। प्रधान सेनापति कौन थे? जनरल गफ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। यह युद्ध भोरेवाल की संधि। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध में किसकी संधि होती है? भोरेवाल की संधि होती है। भोरेवाल की संधि पहले आंग्ल सिख युद्ध में होती है। 1845 से 46 के बीच पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच लड़ा जाता है। 1848 से 1849 1849 इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। क्या थी? हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति को भेज दिया। चार्ल्स नेपियर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में एंट्री करता है। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजयी रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर के ब्रिटेन की रानी को भेज दिया। राजा रणजीत सिंह की अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज देते हैं और उनकी माता को 48,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देते हैं। 48,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन देना एक्सेप्ट किया और शेखपुरा जम्मू कश्मीर भेज दिया। कहाँ चली गई थी? शेखपुरा जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर के शेखपुरा भेज दिया जाता है। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो जाता है 1849 में। तो ये कहानी थी पंजाब राज्य की। कोहिनूर हीरा की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कैसे इसका विकास होता है, कहाँ से कहाँ आता है। हैदराबाद के समीप गोलकुंडा की खानें थी, वहां से यह मिला था और वारंगल के शासक प्रतापरुद्र के पास था, जिससे मलिक कफूर ने छीन लिया और अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश के पास गया। उसके बाद लोधी वंश के पास चला गया। लोधी वंश से यह मालवा के शासक के पास आया और मुगलों ने छीन लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह जो मुगल बादशाह नादिर शाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह 1739 में जो कि आक्रमण करता है, छीन लेता है और ये ईरान लेकर चले गए। किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। किसने? पश्तून दुरानियों ने छीन लिया। पश्तून दुरानी ने पंजाब के सिख शासकों से ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानी से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अंततः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राज मुकुट में सुशोभित है। तो इस प्रकार से जो कोहिनूर हीरा का क्रोनोलॉजी चलती है, गोलकुंडा के शासक बारंगल खिलजी, खिलजी से तुगलक, तुगलक से सैयद लोधी, सैयद लोधी के बाद मुगल मालवा चला जाता है। मुगल मालवा के बाद नादिर शाह से दुरानी, दुरानी से पश्तून, पश्तून से सिख, सिख से डलहौजी, डलहौजी से विक्टोरिया। अब बंगाल अस्तित्व में आता है। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को रखा। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन अगला शासक बना 1739 में और उनकी मृत्यु हो गई। 1739 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अलीवर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला अगला शासक बनता 1757 के आसपास। सिराजुद्दौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था। साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज बल्लभाचार्य से भी विवाद था। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाया, जिस फोर्ट विलियम किला का जिसे क्या कहा गया? फोर्ट विलियम किला कहा गया। इस फोर्ट विलियम किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रैक था। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहां 146 लोगों को पकड़ करके काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 123 में से केवल 23 लोग जीवित बचे। इसी ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना गया, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हार्नवेल, जो कि हालवेल या यहाँ हार्नवेल लिखा है, हालवेल उसमें मौजूद तो उसको काल कोठरी में, और वह लिखता है कि 146 लोगों में से थे जो कैद किए गए थे। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राय दुर्लभ को मिला लिया। अब इनको लालच दे दिया कि हम तुमको शासक बनाएंगे, मेरी सहायता करो, और ये लोग धोखा देते हैं सिराजुद्दौला को। कौन? मीर जाफर और इसका वित्त मंत्री राय दुर्लभ, सिराजुद्दौला का वित्त मंत्री। 23 जून 1757 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया? हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध क्या हुआ? खड़े खड़े विजय मिल गई, सब मिले हुए थे। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया, जिसके रास्ते में हत्या कर दी गई और युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इतनी कम सेना होने के बावजूद अंग्रेज जीत गए। हालांकि कुशल भी थे, कुशल तोप वगैरह आधुनिक हथियारों का उपयोग किए गए, बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन फिर भी लड़ा नहीं गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा। अब जब धन देने से कतराने लगा, इतना धन मांगते थे कि वो देना संभव ही नहीं था। इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। बंगाल की ये प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहलाई। लेकिन जो मीर कासिम जनता का हित चाहता था, इसलिए ये दूर भागने के लिए, अंग्रेजों से दूर जाने के लिए
राजधानी परिवर्तन भी करते हैं। बाद में बक्सर का युद्ध जो होता है मीर कासिम के नेतृत्व में ही होता है। त्रिगुट बना लेते हैं मुगल, अवध और बंगाल, ये तीनों मिलकर के युद्ध करते हैं बक्सर का, फिर भी पराजित हो जाते हैं और ये फाइनल डिसाइडर रहता है बक्सर का युद्ध। दस्तक प्रणाली एक बहुत चर्चित रहती है इस काल में। तो दस्तक प्रणाली क्या थी? यह एक प्रकार का शाही फरमान हुआ करता था, राजा का शाही फरमान हुआ करता था, जिसे अंग्रेज के पास दस्तक होता था, जिस अंग्रेज के पास उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट प्राप्त होती थी। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिए। मीर कासिम का विरोध करने लगे, भाई दस्तक प्रणाली इसने कैसे बंद कर दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना भी खोला। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो आइए बक्सर के युद्ध देख लेते हैं। मीर कासिम ने अब अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे उस समय सुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, के साथ मिलकर एक त्रिगुट 3 गुटों वाली सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय ही कर रहा था, जिसका सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों के साथ 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इसे ही बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित होती है और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ एक इलाहाबाद की संधि की थी। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का राजस्व अंग्रेजों को सौंप दिया। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। कंपनी टैक्स वसूल करती थी और जो वहां का शासन सुरक्षा का कार्य देखा जाता था, बिना किसी पैसे के नवाब देखता था। इस समय कंपनी का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध भी लड़ा जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में लड़ा गया। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं को 1816 में पराजित किया, जिसके कारण 1816 ईस्वी में अंग्रेज तथा नेपाल के बीच संगोली की संधि होती है। इस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। फिर आंग्ल बर्मा युद्ध भी लड़ा जाता है। आंग्ल बर्मा युद्ध 3 आंग्ल बर्मा युद्ध होते हैं। इन 3 आंग्ल बर्मा युद्ध का जो क्रम रहता है, आंग्ल नेपाल युद्ध एक ही होता है 1814 से 1816। 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1824 में अंग्रेजी सेना पर सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने रंगून पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध का अंत 1826 में यांडबू की संधि होती है। तो यांडबू की संधि होती है 1826 में। इस युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट है ना। यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध माना जाता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में होता है। यह युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ी गई। इस युद्ध के तहत 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लोअर बर्मा और पीगू को कहाँ मिला लेते हैं? अंग्रेजी राज्य में 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध बहुत देर से 1885 से 88 के बीच लड़ा जाता है। यह युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। इस युद्ध के तहत बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान था 1935 में, जिसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आंग सान की सहयोगी यूनू के नेतृत्व में चले आंदोलन के कारण 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज से आजादी मिली। 1948 4 जनवरी 1948 से। फिर 1857 की क्रांति देखते हैं। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होती जा रही थी, जिसके कई कारण थे। पहला कारण था आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, माहलवारी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए और वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण, लाल डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सातारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो जाते हैं। धार्मिक कारण भी थे। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल जाती है। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। तकनीकी कारण इस प्रकार से थे कि रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगे। सैनिक कारण में भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला मीन्स कड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तत्कालिक कारण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल इजाद किया और जिसमें इनफील्ड राइफल को लाया गया। बेस फील्ड राइफल के स्थान पर रॉयल इनफील्ड राइफल को लाया गया। तभी अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं की दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी और मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सुअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो जाता है। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाग, कौन था उस समय पर लेफ्टिनेंट बाग था, लेफ्टिनेंट बाग और एक लेफ्टिनेंट ह्यूज था। लेफ्टिनेंट ह्यूज की गोली मार के हत्या कर देते हैं। लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूज की गोली मार के हत्या कर दिया। कौन सी? 34th नेटिव इन्फेंट्री थी। 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे मंगल पांडे। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या हो जाती है? फांसी हो जाती है। वहीं बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाले थे। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो गई। सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। कब? 30 मई ऑफ 1857 में इन्होंने क्या बोला? अपन क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल को द्वारा संदेश भेजा जाने लगा। सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा 10 मई को कर दिया गया। शुरुआत मेरठ के जवान 20 नेटिव इन्फेंट्री जो थी 10 मई को कर देते हैं। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। समय से पहले ही ये असफलता का सबसे बड़ा कारण रहा था। समय से पूर्व ही क्रांति शुरू कर दी जाती है। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेजों के डर से अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी। जिन्नत महल ने 4 जून 1857 ईस्वी को बेगम जहरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। इनका सेनापति बख्त खान था। तो अवध की जो बेगम थी बख्त खान, इनके क्या थे? लखनऊ के बेगम के सेनापति थे। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। 4 जून को बेगम हजरत महल, जहरत नहीं हजरत महल ने। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई झांसी की रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी।
पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। पटना से पीर अली ने किया। आरा के जगदीशपुर के जमींदार कुबीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया और अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी सेनापति कौन कौन थे? दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय सामना कर रहे थे, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, निकलसन और हडसन ने यहाँ का युद्ध दबाया। फैजाबाद अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल रेनर्ड ने विद्रोह को कुचला। फतेहपुर अजीमुल्लाह, कर्नल रेनर्ड। बरेली खान बहादुर खां, बिसेंट आयर। लखनऊ में हजरत महल कैंपबेल ने। कानपुर में नाना साहब कैंपबेल ने। झांसी में मनुबाई ह्यूरोज ने। ग्वालियर तात्या टोपे ह्यूरोज ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया, कर्नल नील ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ली ग्रांड ने। पटना में पीर अली, बिसेंट आयर ने। कर्नल नील लॉरेंस हैवलॉक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। कौन? कर्नल नील, लॉरेंस और हैवलॉक। तात्या टोपे नाना साहब में इससे अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बनाया था। नाना साहब के सलाहकार एवं तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्लाह खां थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष सादत खान ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह शाह थे। इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहब आलम बहादुर खां का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था। बख्त खान विद्रोह के सेनापति थे। विद्रोह का सेनापति कौन था? बख्त खान थे। इनको बहादुर शाह ने क्या दिया था नाम? साहब आलम बहादुर। 1857 के विद्रोह के सफलता के कारण क्या थे? हथियारों की कमी थी, संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। शिक्षित लोग तटस्थ रहे थे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं थी, आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एल्फिंस्टन थे। कौन थे? पाम एल्फिंस्टन। तो विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम एल्फिंस्टन। तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग का गठन किया जाता है। पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया। पील आयोग किससे संबंधित था? सेना के पुनर्गठन से। सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, नेपाली तथा पठानों की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, और मतलब ये तो पहले था, जिसके बाद बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 को। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है 1 जनवरी 1877 से। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या मत दिए गए, इस प्रकार से देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़रायली कहते हैं। यह सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह सीले और लॉरेंस कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर कहते हैं।
यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम ने कहा। कर्नल रीज ने, यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यह सभ्यता और बर्बरता की युद्ध था। टी.आर. होम्स कहते हैं, यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार ने कहा, यह जन क्रांति थी। यह रामविलास शर्मा ने कहा। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए पुस्तक कौन कौन सी थी? 1857 सुरेंद्र नाथ सिंह, मौलाना अबुल कलाम ने लिखा था। महान विद्रोह अशोक मेहता ने, पीसी जोशी ने 1857 का विद्रोह लिखा। वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह। आर.सी. मजूमदार ने 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह नामक रचना लिखी आर.सी. मजूमदार ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलन। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में कब आता है? 1885 में आता है। कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है, अर्थात कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। क्या था? डफरिन। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे बंबई के गोकुलदास तेजपाल सेंट्रल संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया, जिनमें से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय कुल 9 प्रस्ताव को पारित किए थे। स्थापना के समय कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव पारित किए। वो प्रस्ताव कौन कौन से थे? कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी बेडर वर्न ने लिखा है। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था, लेकिन हो गया उल्टा। सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का अर्थ भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेशी शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर को रोक सके। किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। तो कांग्रेस की हर साल वार्षिक बैठक होती थी, जिसे अधिवेशन कहा जाता था, और यह बैठक दिसंबर महीने में होता था और प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर होता था। किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। 1930 के बाद जनवरी में डिसाइड कर दिया गया। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाथ में या उनके हाँ में हाँ मिलाती थी। 1905 तक, मतलब 1885 से 1905 तक कांग्रेस क्या रहता है? उदारवादी काल कांग्रेस का कहलाता है। 1905 के बाद उग्रवादी काल कहलाता है। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी काल को क्या कहा? राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी हुआ करते थे। गरम दल और नरम दल में क्या डिफरेंस था, इसको देखते हैं। समय काल, विश्वास और प्रमुख नेता कौन कौन से थे। नरम दल जो था, कांग्रेस की स्थापना के 20 साल 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस नरम दल के रूप में जाना जाता है। 1905 के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिसने कांग्रेस में एक नई गरम दल का रूप ले लिया। विश्वास इनका क्या था? नरम दल वालों का विश्वास था कि जायज मांगे सरकार स्वीकार कर लेंगी, इसलिए वे प्रस्ताव पास कर प्रतिवेदन तैयार कर विचारार्थ सरकार के पास भेजते थे। उन्हें आशा थी कि अनुनय के इन तरीकों से भारतीय जनता धीरे धीरे अपने अधिकार प्राप्त कर लेगी और अंततः भारत स्वतंत्र हो जाएगा। प्रमुख नेता इसके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, अन्य पुराने नेता इसमें सम्मिलित थे। गरम दल की जो
विश्वास था, विचारधारा थी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नए नेता सामने आते हैं। उनका विश्वास था कि केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए उन्होंने जनता को आत्मबल का पाठ पढ़ाया और उनमें देश प्रेम की भावना भर दी। उन्होंने जनता को देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम पूरे देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। इसके प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे, जिसमें अरविंद घोष भी सम्मिलित थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष ये प्रमुख नेता गर्म दल के थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हो जाती है। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कहां से होती है? महाराष्ट्र से होती है, जिसे उभारने का श्रेय बंगाल बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। जबकि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान केंद्र बंगाल था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान केंद्र बंगाल था, लेकिन जो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है महाराष्ट्र को दिया जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में होते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों से होते हैं, भारत और विदेशों से, और आंदोलन दो चरणों में होते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण क्रांतिकारी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने, शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ करते हैं। इनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। व्यायाम मंडल की स्थापना 1897 में चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि ने किया था। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी WC रेंड और आयस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता से सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना गणपति उत्सव मनाने के दौरान 1899 ईस्वी में BD सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की जाती है। 1899 में BD सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना कर दी। मित्र मेला आगे जाकर 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मित्र मेला को 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह संस्था मेजनी के तरुण इटली के सदृश एक गुप्त सभा थी। यह संस्था मेजनी के तरुण इटली की सदृश एक गुप्त सभा थी। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने इसी घटना को नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसी संस्था के सदस्य पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। अभिनव भारत के ही सदस्य थे। कौन? पांडुरंग महादेव वापट। इनको बम बनाने के लिए कहां भेजा गया? पेरिस भेजा गया। 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले जाते हैं। कौन? वीर सावरकर। जहां 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अनुशीलन समिति यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस समिति का नाम भारत अनुशीलन समिति था, जिसके अध्यक्ष प्रमथ नाथ मित्रा थे और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस संस्था में निवेदिता एकमात्र हेनरी सिस्टर निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी। युगांतर समिति अब देखते हैं। बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन, वरिंद्र नाथ घोष। युगांतर समिति कैसे स्थापित हुई? युगांतर समिति के स्थान करने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष का था। इन्होंने युगांतर नामक पत्रकार भी चलाया, युगांतर नामक समिति भी स्थापित की। इन्होंने कहा था कि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई अंग्रेज की ताकत नहीं कि उसे रोक सके। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी इस समिति के सक्रिय सदस्य थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्य से बच गया। फोर्ड की पत्नी कैनेडी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है।
प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए, जबकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। 18 वर्ष की उम्र में कौन? खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र केस भी होता है। अंग्रेजी सरकार ने मानिक टोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के दौरान कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर कारागार कलकत्ता में डाल दिया गया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसमें से वरिंद्र घोष को आजीवन काला पानी की सजा दी गई एवं चित्तरंजन दास के बचाव से अरविंद घोष बरी हो गए। तो चित्तरंजन दास ने बचाव किया था अरविंद घोष का और वो बरी हो जाते हैं, जबकि वरिंद्र घोष को आजीवन काला पानी की सजा दे दी जाती है। इस घटना के बाद अरविंद घोष को सन्यासी बन जाते हैं और पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने ओरीविले आश्रम स्थापित किया। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। वर्ष 1905 तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा तक पहुंच जाती है। अंततः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक कूट चाल चली और बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन उस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को उसने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। 19 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को लागू हो गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। इसी दिन 19 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गीत लिखा था अमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा गया, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा गया। अंग्रेज से मुसलमानों के संरक्षण का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर देते हैं। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय, वस्तुतः इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनका विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, भारतीय लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के कपड़े धुलने से, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। अब मना जब उन्होंने कर दिया, इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निष्ठुर अपराध कह दिया इस चीज को। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि थे स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंगभंग आंदोलन चलाया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। स्वदेशी के प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन? H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए पत्रकार थे।
अब हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों का। अब थोड़ा सी इसके आगे ये है कि सामान्यतः कृषक वर्ग के लोग व मुसलमान 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहते। कौन कौन प्रभावित रहते? कृषक लोग और मुसलमान। जबकि महिलाएं एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस आंदोलन से प्रभावित थे। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना गया। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की जाती हैं। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू कर दिएगा। तो 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू हो गया। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर दी। 1910 ईस्वी आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। 1910 तक पहला चरण समाप्त हो जाता है क्रांति आंदोलन का। अब देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुई थी। पहली क्रांति होती है 1910 में समाप्त मान ली जाती है। और फिर गांधी जी के आगमन के बाद जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, चौरा चौरी घटना के बाद हिंसा होने के कारण सभी क्रांतिकारियों ने पुनः से एकत्रित हुए और द्वितीय क्रांतिकारी चरण शुरू हो जाता है। इस बीच में ही कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की जाती, जिसमें एक महत्वपूर्ण संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने अक्टूबर 1924 में किया था। कहाँ किया था? कानपुर में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, अक्टूबर 1924 में। उद्देश्य क्या था इसका? क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। इस संगठन को धन की आवश्यकता थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को किया जाता है। कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र किया जाता है। अब हुआ इसमें ऐसा कि सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन आ रही थी। काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया जाता है। किसको? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को। और उसमें से ब्रिटिश खजानों को लूट लिया जाता है। इस आरोप में अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी जाती है। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान थे। इस कांड के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। सरकारी वकील कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद कलफेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ में ये शहीद हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को शहीद हो जाते हैं। 27 फरवरी 1931 को। इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, इनका कहना था। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। फिर नौजवान सभा की स्थापना होती है। मार्च 1926 में नौजवान सभा किसने गठित किया? भगत सिंह, छबिलदास एवं यशपाल द्वारा पंजाब में। भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल द्वारा पंजाब में नौजवान सभा की स्थापना मार्च कब की जाती है? मार्च 1926 में। मार्च 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल द्वारा किया जाता है। 1928 ईस्वी में इसी सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया जाता है। पुनः बाद में इसे HSRA सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दे दिया जाता है।
इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को होती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को, 10 सितंबर 1928 को इसकी स्थापना हो जाती है HSRA की। यह संस्था काकोरी कांड के बाद समाप्त हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थान पर स्थापित की गई थी। यह संस्था एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इसी संगठन के सदस्यों द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई, असेंबली बम कांड किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस को अंजाम दिया गया। साइमन कमीशन का विरोध एवं सैंडर्स की हत्या नौजवान सभा के सदस्यों ने भी किया था। सैंडर्स की हत्या इस प्रकार से की गई, होता यूं है कि लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के उपरांत मृत्यु हो जाती है। इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस कांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल शामिल थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि से विभूषित किया जाता है। असेंबली बम कांड कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को। कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को। 17 दिसंबर 1928 को होता है लाहौर सैंडर्स हत्याकांड। असेंबली बम कांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, दो ही व्यक्ति थे। केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए पहुंचे थे और असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। यह नारा मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, इंकलाब जिंदाबाद। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस कांड के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा मिलती है। फिर होता है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ? असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ, असेंबली बम कांड और सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ लाहौर में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस को भगत सिंह ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर को, राजगुरु भी एंट्री मारते हैं, मुकदमा चलाया गया। 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। जतिन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की गठन भी होता है, 1930 में बनाई जाती है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी कौन बनाते हैं? मास्टर दास, सूर्यसेन मास्टर दास द्वारा बंगाल के चटगांव में बनाई जाती है इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इस संस्था के प्रमुख कार्य चटगांव स्थित शस्त्रागारों को लूटना था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का प्रमुख कार्य 1930 में चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने किया। क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब कुछ विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन देखे जाते हैं। विदेशों में सबसे पहला जो संस्था स्थापित की गई थी वह थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1905 में लंदन में हिडमैन के सुझाव पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहां पर लंदन नामक स्थान में एक सोसाइटी की स्थापना किया था, जिसे इंडियन होम रूल सोसाइटी के नाम से जाना गया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन की स्थापना करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। विदेशों में कुछ संस्थाएं थी। भारत से बाहर विदेश की धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। इसके बाद दूसरी संस्था स्थापित की जाती है विलियम कर्जन वाली की हत्या के बाद। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने, इंडिया हाउस के सदस्य कौन थे? मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इस हत्या का कारण था कि कर्जन वाली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से
श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रताड़ित किया था। स्टुटगार्ड सम्मेलन 1907 में स्टुटगार्ड सम्मेलन होता है। स्टुटगार्ड है जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया जाता है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 को भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ड में सम्मेलन हुआ। किसने पार्टिसिपेट किया? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और सर्वप्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहरा देती हैं। प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा कहाँ क्या करती हैं? फहराती हैं स्टुटगार्ट जर्मनी में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन था। इस झंडा का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा के साथ सरदार सिंह राणा ने किया था। इस झंडे में 3 रंग लाल, हरा और पीला का प्रयोग किया गया था। लाल, हरा और पीला रंग का प्रयोग किया गया था। लाल, हरा और पीला रंग का प्रयोग इस झंडे में किया गया था। इसमें 8 कमल के फूल एवं 8 राज्यों के प्रतीक थे। 8 कमल के फूल थे, 8 कमल के फूल थे और 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस झंडे के मध्य में देवनागरी अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। अब गदर पार्टी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल करते हैं। 1 नवंबर 1913 को करते हैं। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया। कहाँ किया? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया और इन्हीं के सुझाव पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी। हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र निकालती थी गदर पार्टी, जिसका प्रथम अंक उर्दू में छपता था और बाद में गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा। यह पत्रिका कालांतर में उर्दू और गुरुमुखी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, गुजराती सभी में छपने लगी। इस पत्रिका का संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अमेरिका में गदर पार्टी पर प्रतिबंध के बाद लाला हरदयाल ने मैडम भीखाजी कामा से मिलकर के 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना करते हैं। 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कौन करते हैं? भीखाजी कामा के साथ मिलकर के लाला हरदयाल, क्योंकि इनकी गदर पार्टी पर प्रतिबंध अमेरिका में लगवा दिया जाता है। फिर कामागाटा मारू एक घटना होती है 1914 में। कामागाटा मारू नामक एक घटना होती है, जिसमें गुरुदत्त सिंह ने क्या किया था? किराए की जहाज लेते हैं। जब किराए का जहाज जिसका नाम कामागाटा मारू था, ये जापानी जहाज था, भाड़े पर लिया। कुछ भारतीयों कलकत्ता से लिए कनाडा की ओर चल दिए, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर के यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रोकने दिया जाए जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है। किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था, तो बिना रुके जहाज को ही क्या करना है? वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रोकने दिया जाना है जो बिना रुके आया हो। कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। कनाडा सरकार ने उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया। अतः अभी उन्होंने माफी भी मांगा है कनाडा के प्रधानमंत्री ने कि हमने ऐसा किया था। अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौटना पड़ा। अब कलकत्ता बंदरगाह लौटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां पर गोलीबारी हो जाती है। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर आते हैं, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर जैसे ही ये जहाज आती है, होती है गोलाबारी। गोलाबारी में अंग्रेजों और उनके बीच गोलाबारी शुरू हो गई। इस घटना को ही कामागाटा मारू, कुछ लोग इसमें शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद सामाजिक सुधार संगठन, बहुत सारे सामाजिक सुधार संगठन है। इन सामाजिक सुधार संगठनों को देखते हैं। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई थी। इन्हें राजा के पद अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा के पद अकबर द्वितीय ने दिया। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण, सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत, सब इन्हीं को ही तो कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा है। इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से, अब डेविड हेयर इनके साथ में हो लेते हैं और
1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1817 में हिंदू कॉलेज। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगा दिया। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया। 1828 ब्रह्म समाज, 1817 हिंदू कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवा देते हैं। इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध अपनी पुस्तक संवाद कौमुदी में किया है। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखी। सर्वाधिक पत्रिका इन्होंने किस में लिखा था? फारसी भाषा में। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में तथा 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार इन्हीं का है और संवाद कौमुदी भी बंगाली में और 1822 में मिरातुल अखबार फारसी में। 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके दो प्रमुख शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हो गया और इन दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि 1865 में ही केशव चंद्र सेन ने एक नया संगठन नवीन ब्रह्म समाज, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की है। अब आती है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। इनके गुरु विरजानंद थे। इन्होंने अपने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। 1877 में इनकी इसकी शाखा लाहौर में भी खोल दी। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके मृत्यु के बाद 1886 में इनके शिष्य हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। 1886 में हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो भारत के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद ने ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को अपने विचारों को प्रतिपादित किया। वैलेंटाइन चिरॉल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। वैलेंटाइन ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहा है। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। नारायण दत्त इनका नाम था। रामकृष्ण परमहंस के हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी। 1887 में इन्होंने कलकत्ता में बेल्लूर मठ की स्थापना किया था। 93 में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? 1896 में स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में इन्होंने बेल्लूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया गया। 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन के नाम से या तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। इसकी स्थापना मैडम ब्लावाट्स्की तथा कर्नल आलकाट ने किया था 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। थियोसॉफिस्टों का हिंदू धर्म के पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास था और वे सांख्य तथा वेदांत उपनिषदों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। 1886 में इसकी शाखा मद्रास के आडियार में खोली गई, जो आगे चलकर की संस्था का मुख्यालय बन गया। इसी शाखा की एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में अमेरिका में इसका स्थापना किया गया।
इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया। बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया नींव रखी थी। आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गई। यंग बंग आंदोलन, इसे हेनरी विवियन डेरिजियो ने 1828 में प्रारंभ किया था। यह बंगाल की युवाओं का आंदोलन था। यह भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विलियम डेरिजियो ने 1828 ईस्वी में, और यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग इन्होंने किया। डेरिजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। हेनरी विवियन डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है। बेर समाज तथा प्रार्थना समाज की स्थापना। बेर समाज केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बेर समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी। तो बेर समाज का लोकेशन पूछता है कहाँ? मद्रास में किया गया। केसरी धरालू नायडू ने किया था 1864 में। 1864 में केसरी धरालू नायडू ने बेर समाज की स्थापना किया था मद्रास में। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 में बंबई में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज बंबई में, वेद समाज मद्रास में, 64 में बेर समाज, 67 में प्रार्थना समाज की स्थापना। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना, बेर समाज की स्थापना केसरी धरालू नायडू ने किया था। प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ का गठन किया। दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज ने। शिक्षा के प्रसार हेतु रानाडे ने पूना में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और 1891 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया था। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। स्त्री शिक्षा के लिए श्री केशव कर्वे ने 1916 में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय, तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था श्री केशव कर्वे ने 1916 में। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग तथा उनके 3 सहयोगी थे। कौन कौन थे? दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जाम्बेकर शास्त्री। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किया जाता है महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबराव गोविंदराव फुले उर्फ ज्योतिबा फुले 1873 में होता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। कहाँ होती है? बंबई, महाराष्ट्र में। इसने निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु स्थापित किया था। ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन किया जिसमें ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी और पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक सिद्ध किया। वाइकोम सत्याग्रह, यह आंदोलन केरल में 1924 में वाइकोम सत्याग्रह केरल में 1924 में शुरू किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मंदिर में निम्न जाति को प्रवेश दिलाया जाना था। इस आंदोलन का नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया था। श्री नारायण गुरु ने वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नारायण गुरु ने कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। अरुविपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में नारायण गुरु के ही द्वारा चलाया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कानून देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शिशु हत्या पर प्रतिबंध, राजपूताना उत्तर पश्चिम प्रांत पंजाब में कन्या हत्या का प्रचलन था, जिस पर रोक लगाने हेतु 1870 में प्रभावकारी कानून बनाए गए। विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु जुलाई 1865 ईस्वी में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य जेपी ग्रांट ने एक अधिनियम प्रस्तुत किया जो 13 जुलाई 1856 को पास हो गया। इसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के नाम से जाना गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पहला विधवा विवाह श्री चंद्र विद्या रत्न और कालीमती देवी का हुआ था। नरबली प्रथा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में कोंड जाति में प्रचलित नरबली की प्रथा को कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में
इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से सरकार ने 1872 में बाल विवाह अधिनियम बनाया, जिसमें लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। बहराम जी मालावारी के प्रयत्न से 1891 में सम्मति एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के द्वारा 10वें नियम के तहत बालिका के विवाह की उम्र घटाकर 12 वर्ष कर दी गई। हरविलास शारदा के प्रयत्न से 1930 में शारदा अधिनियम लाया गया, जिसमें लड़कियों की उम्र की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1949 ईस्वी में 15 वर्ष और 1978 में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहावी आंदोलन प्रमुख था। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बन गया। पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे। बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेली। यह सबसे संगठित आंदोलन था। बंगाल में बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने के शिष्य मीर निसार अली, जिसे टीटू मीर कहते हैं, तो बंगाल में बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी का शिष्य मीर निसार अली टीटू मीर ने किया था। जबकि शुरुआत जो पटना से शुरुआत के बरेली से शुरुआत किए थे बरेलवी साहब, और पटना में यह प्रमुख केंद्र हो गया था। अलीगढ़ आंदोलन, जिसका प्रारंभ अलीगढ़ में हुआ, इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। संस्थापक सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया। सैयद अहमद ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 1870 ईस्वी में तहजीब उल अखलाक की स्थापना, जिसे सभ्यता और नैतिकता नामक फारसी पत्रिका लिखी थी। तहजीब उल अखलाक। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना था। अंग्रेजों का राजभक्त होने के कारण राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया तथा असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखी थी। असबाब ए बगावत ए हिंद। फिर अहमदिया आंदोलन, इसका प्रारंभ गुरदासपुर जिले के कादिया नामक स्थान से हुआ था। गुरदासपुर जिले के कादिया नामक स्थान से। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाम अहमद। यह हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। अहमदिया आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इन्होंने स्वयं को कृष्णा और ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हट गए। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में किया। फिर देवबंद आंदोलन, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ होता है। इसके संस्थापक उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही थे। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी। देवबंद आंदोलन के उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही थे। यह आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था, जिसका उद्देश्य कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रसार करना था और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित करना था। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। ये क्या करता था? पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था और इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था। डब्ल्यू हंटर ने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। और फराजी आंदोलन 1804 में हुआ। कहाँ हुआ? फरीदपुर, पूर्वी बंगाल में। संस्थापक इसके हाजी शरीयत थे, हाजी शरीयत उल्लाह और दादू मियाँ। फराजी आंदोलन 1804, फरीदपुर, पूर्वी बंगाल में। संस्थापक हाजी शरीयत उल्लाह और दादू मियाँ। मुख्य उद्देश्य इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर बल दिया जाना था। दूसरा महत्वपूर्ण होता है तयूनी आंदोलन 1839 में ढाका में हुआ। करामत अली जौनपुर ने किया था। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बनी। कलकत्ता में अब्दुल लतीफ इसकी सहायता अब्दुल लतीफ संस्थापक रहते हैं। शोषित एवं पिछड़े मुस्लिम समाज को शिक्षित कर विकास की मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य था। नदवतुल आंदोलन 1894 से 96 लखनऊ में मौलाना शिवली नुमानी ने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कुछ फारसी सुधार आंदोलन भी होते हैं, जिसमें रहनुमाई माजदियान सभा थी। इस सभा की स्थापना 1851 में बंबई में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अपने सहयोगी नौरोजी, फरदोनजी, जेबी वाचा और एस एच
H.S. बंगाली द्वारा। इस सभा का प्रमुख उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति, पुनरुद्धार तथा फारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को पुनर्स्थापित करना था। इस सभा ने गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र राष्ट्रगोप्तार सत्यवादी का प्रचलन किया, प्रकाशन किया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन होते हैं। सिख आंदोलन, सुधार आंदोलन, फिर जनजाति आंदोलन होते हैं, जिसमें जनजाति आंदोलन में सिख सुधार आंदोलन में एक निरंकारी आंदोलन होता है। निरंकारी आंदोलन में दयाल साहब इसके संस्थापक थे। मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों और कुरीतियों को दूर करना था। कूका आंदोलन फिर होता है 1840 में, पंजाब के क्षेत्र में हुआ। नेतृत्व इसके भगत जवाहर मल ने किया था। कूका आंदोलन का भगत जवाहर मल ने। कब हुआ? 1840 में। आंदोलन शीघ्र ही खत्म हो गया क्योंकि यह धार्मिक आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन बन गया। नामधारी आंदोलन, इसके प्रणेता बाबा राम सिंह थे 1816 से 85 एवं उनके शिष्य बालक सिंह थे। यह आंदोलन कूका आंदोलन का ही एक शाखा थी। इस आंदोलन के कार्यकर्ता को नामधारी कहते थे। नामधारी आंदोलन में यह मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, दरगाह की पूजा के विरुद्ध थे। ये गो मांस भक्षण के विरोधी और महिलाओं को समानता एवं पुनर्विवाह के समर्थक थे। जनजातीय आंदोलन में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन लड़े गए, जिसमें से सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, फैराजी विद्रोह, चुवार तहो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी, रमोसी, संताली विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, केरवार आंदोलन, पाइका विद्रोह, गडकरी विद्रोह, भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, चेंचू आंदोलन, पालीगरों का विद्रोह होता है। किसान आंदोलन हुए, जिसमें नील विद्रोह हुआ, पावना विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह हुआ 1836 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में।